हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें हम अगले 6 महीनों में 11th और 12th के फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे फ्रॉम जीरो टू जेईई नीट लेवल। और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर आप उसको देख लेंगे। और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि लेक्चर्स को कैसे फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको लेक्चर को मूवी की तरह ट्रीट नहीं करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। दूसरी बात कि आप अगली स्लाइड पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक पिछली स्लाइड के सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ ना जाएं, सारे फॉर्मूले आपको याद ना हो जाएं। अगर आप ड्रॉपर हैं, चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है, तो 1.25 या फिर 1.5x स्पीड पे आप लेक्चर को देखेंगे। इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल स्पीड में देखेंगे, और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पीछे जाके फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेंगे। और सबसे आखिरी बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, किसी भी लेवल का क्यों ना हो, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम वेक्टर देख रहे थे, जिसमें हमने जो सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट कवर किया था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एक बार 2 मिनट में मैं क्विक रिवीजन करा दूं कि इसमें हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था कि वेक्टर को ऐड करने के 2 लॉज होते हैं। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ में हमको वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में सजाना होता है। जैसे एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, बीच का एंगल थीटा है, और इस फोटो को हम फिर से बना लें तो सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ एक के हेड पे दूसरे का टेल ले जाकर रखना होगा। तो हमने ए को रहने दिया था, बी को हम यहाँ लेके आए थे, ठीक है। और पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाना होता है। यही होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हम लोग प्यार से रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में हमको ऐसा कुछ खिसकाना नहीं होता है। इन 2 वेक्टर्स को 2 साइड्स मानते हुए हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो पैरेललोग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। दोनों लॉ आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा। ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे। अगर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर बच्चों ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर बी है, तो जो रिजल्टेंट होता है दोनों को ऐड करने पे जो आपको वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और अगर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अगर अल्फा है, बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अगर बीटा है, सिमिलरली इस फोटो में देखें तो ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा, बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अगर बीटा है, तो tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने देखा था। सिमिलरली tan बीटा के लिए हमने वैसा फॉर्मूला देखा था। फिर हम लोगों ने इधर इसको डिराइव किया था, और यहाँ पे मैंने देखिए सुंदर सुंदर से लिखा हुआ है ना दोस्तों। तो एक बार आप इसका नोट्स बना लेंगे, है ना। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, और फिर हम लोगों ने कुछ केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहले था कि अगर लाइक वेक्टर्स हैं, एक बार हम स्लाइड को कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों हमने देखा था कि अगर लाइक वेक्टर है, वेक्टर लाइक होने का मतलब हुआ कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में हम रिजल्टेंट के लिए वेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड करेंगे, और इस केस में आपको सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो तो रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम होता है। और कितना होता है, तो आप उनके मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा जोड़ दें। जैसे अगर एक ब्लॉक पे 2 फोर्सेस लग रही है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट कितना होगा दोस्तों, तो 7 न्यूटन होगा। आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट होता है √a² + b²। और इस केस में अगर एक 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट आया था वो 5 न्यूटन का आया था। लेकिन अगर वेक्टर्स अनलाइक है, अनलाइक होने का मतलब हुआ एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो उस केस में रिजल्टेंट के लिए हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। अगर a बड़ा वाला है तो हम a - b करेंगे, और b बड़ा वाला है तो हम b - a करेंगे, ठीक है। जैसे इस केस में एक वेक्टर इधर की तरफ 4 न्यूटन का है कि इधर की तरफ 3 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट किधर होगा, तो सबसे पहली बात कि रिजल्टेंट उधर ही होगा जिधर बड़ा वाला वेक्टर है, वही जीतेगा, है ना दोस्तों। तो इसमें रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लेना, 4 - 3 = 1, ठीक है। और इस केस में आपको सबसे मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। व्हाट डज इट मीन कि 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन का मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको कितना मिल सकता है, तो 7 न्यूटन। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और मिनिमम आपको कितना मिलेगा, तो 1 न्यूटन। इससे कम पॉसिबल नहीं है। आप 2 वेक्टर्स को कैसे भी अप्लाई कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन दोनों फोर्सेस के केस में 7 न्यूटन होगा, और कम से कम 1 न्यूटन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने डायग्राम से भी समझा था कि जैसे 2 वेक्टर्स है a और b, और हमने दोनों को सेम ऑर्डर में सजाया है। तो अगर वेक्टर्स को आप सेम ऑर्डर में सजा रहे हैं और पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला रहे हैं, तो आपको रिजल्टेंट मिलता है।
तो इस केस में रिजल्टेंट ये रहा, इतना बड़ा रहा, सही है। अब अगर हम एंगल को थोड़ा बढ़ाते हैं दोस्तों, पहले दोनों सेम डायरेक्शन में था, का मतलब हुआ एंगल 0 डिग्री था, अभी एंगल थोड़ा बढ़ा, कुछ 30 डिग्री के आसपास में आया, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो पहले से छोटा हो गया, यानी एंगल के बढ़ने से रिजल्टेंट छोटा हो रहा है दोस्तों। मैं यहाँ लिख दूं कि एंगल के बढ़ने से रिजल्टेंट छोटा होता है। इज इट क्लियर? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप याद रखेंगे। एंगल को आपने और बढ़ाया, देखो रिजल्टेंट अब तो पहले से भी छोटा हो गया, एंगल और बढ़ा, रिजल्टेंट पहले से भी छोटा हो गया, और एंगल को हमने जस्ट 180 डिग्री किया, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो अब रिजल्टेंट आपको सबसे छोटा मिला, यानी 0 डिग्री पे आपको सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट मिला था ये, और 180 डिग्री पे आपको सबसे छोटा रिजल्टेंट मिला था ये, है ना दोस्तों। तो अब अगर हम और घुमाएं तो रिजल्टेंट फिर से बढ़ने लगा, इसका मतलब सबसे छोटा यही था, है ना। तो ये था आपका मैक्सिमम, ये था आपका मिनिमम रिजल्टेंट, और फिर हमने देखा था कि दो वेक्टर्स अगर ए और बी हैं तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ए प्लस बी, कम से कम होगा ए माइनस बी। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि हमको नहीं पता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है ना दोस्तों। अगर पता होता तो हम उस हिसाब से लिख लेते, बड़े वाले को पहले लिख लेते, छोटे वाले को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। ये कब मिलेगा? जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये कब मिलेगा? जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ तक हमने देखा था, अब चलते हैं आगे, और आगे आपको आई थिंक मिलता है एक क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ट्राई करो। हो गया दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड्स 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। आपके पास दो फोर्सेज हैं जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, दूसरे का है 6 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो सकता है? तो दोस्तों हम एक बात जानते हैं कि रिजल्टेंट जो सबसे मैक्सिमम होता है वो तब होता है जब वो सेम डायरेक्शन में हो। इसका मतलब ये है कि 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन जिस समय सेम डायरेक्शन में होगा, उस समय आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा 16 न्यूटन का, ये सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मिनिमम तब मिलता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अगर मान लो दोस्तों हम एक वेक्टर इधर की तरफ 10 न्यूटन और एक इधर की तरफ 6 न्यूटन अप्लाई करें, तो उस केस में जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो इधर की तरफ 4 न्यूटन मिलेगा, और ये सबसे मिनिमम रिजल्टेंट होगा। यानी 10 न्यूटन और 6 न्यूटन मिलके ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स देंगे तो 16 न्यूटन, कम से कम देंगे तो 4 न्यूटन। 4 न्यूटन से कम नहीं, 16 न्यूटन से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब हुआ ये 2 न्यूटन तो नहीं होगा। ये हो सकता है, और कब हो सकता है? ये वाले केस में हो सकता है जब एंगल जो हो वो कितना हो, 180 डिग्री हो, है ना दोस्तों। 10 न्यूटन होगा कि नहीं ये सोचना है। 16 तो होगा। कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि एंगल जो हो वो 0 डिग्री हो, है ना। 20 तो नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 16 था, 20 तो नहीं होगा। आपको बताना है 10 होगा कि नहीं, क्या लगता है? तो दोस्तों 10 होगा, 10 न्यूटन होगा। किस एंगल पे होगा ये हमको नहीं पता है, वो निकालने वाली बात है, लेकिन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 न्यूटन और 16 न्यूटन ही होगा। हाँ, 4 न्यूटन तब होगा जब एक दूसरे का अपोजिट हो, 16 न्यूटन तब होगा जब सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन बाकी सारे एंगल्स भी तो हैं। जैसे ये पिछला वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, इसमें मान लो दोस्तों यही वाला जो फोर्स है, ये वाला जो ये वाला जो है ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये वाला अगर 6 न्यूटन का फोर्स है, तो जाहिर सी बात है ये 16 न्यूटन होगा, सही है। अब अगर आप इसको हल्का सा घुमाते हैं, जैसे हमने 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 दोस्तों इतना घुमाया था तो रिजल्टेंट ये हुआ था, है ना। तो तुम हल्का सा घुमाओगे तो रिजल्टेंट भी हल्का सा छोटा होगा, यानी 15.9 होगा। थोड़ा सा और घुमाओगे तो 15.8 भी होगा, कहीं कहीं ना कहीं जाके 14 भी मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके आपको 10 भी मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको 8 भी मिलेगा, और जो सबसे छोटा मिलेगा वो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 16 होगा, कम से कम 4 होगा, लेकिन बीच वाला सब होगा। किसी ना किसी एंगल पर बीच वाले सारे रिजल्टेंट पॉसिबल है ना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में हम एक और एफ नाम का ऑप्शन दे दे 8 न्यूटन, तो दोस्तों ये भी होगा,
है ना, कि ये भी तो 4 और 16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी और ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, और डायग्राम में मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब हुआ कि इनका लेंथ सेम है। ठीक है, अब चूंकि डायरेक्शन सेम नहीं है इसीलिए हम इन दोनों को सेम वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसीलिए हमने इसको ए बोला, इसको बी बोला, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा। बहुत लॉजिकल बात है। ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा वो एकदम बीचों बीच होगा। इस चीज को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होता है। क्लियर? लेकिन मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और अब हम रिजल्टेंट निकालें, और जाहिर सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, साफ साफ दिख रहा होगा। अरे मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम लेंथ देखते हैं, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, इसके पैरेलल लाइन यहाँ, इसके पैरेलल लाइन यहाँ, और इसका रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करें तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ए के साथ जो रिजल्टेंट है वो छोटा एंगल बना रहा है और बी के साथ जो रिजल्टेंट है वो बड़ा एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट है, पहले तो ये समझ लो कि अल्फा बीटा से छोटा है, मतलब रिजल्टेंट ए के साथ छोटा एंगल बना रहा है, बी के साथ बड़ा एंगल बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट जो है एकदम बीचों बीच ना होकर ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिजल्टेंट जो होता है बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका होता है, बीचों बीच ना होके जो वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुका रहेगा। ये बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था की तरह है, हमारे जुडिशियरी की तरफ है कि जो अमीर आदमी होता है थोड़ा उसको ज़्यादा न्याय मिलता है, गरीबों को कम मिलता है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसमें 3 वेक्टर्स है ए, बी और सी। आपको बताना है कि किन 2 वेक्टर्स को जोड़ने पर कौन सा तीसरा मिल रहा है, मतलब ए और बी को जोड़ के सी मिल रहा है या सी और बी को जोड़ के ए मिल रहा है। ये आपको सोच के बताना है, वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी कॉपी में लिख लेना। हो गया? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना होता है तो हम उन 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं जो सेम ऑर्डर में होते हैं, है ना। तो इस केस में देखना कौन कौन से लोग सेम ऑर्डर में है। तो सेम ऑर्डर में खट खट, अरे यही तो है, खट खट, मतलब जो लोग खटखटा रहे हो वो सब सेम ऑर्डर में होते हैं। तो ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी। और फिर हमने क्या देखा था कि पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाने वाला यही तो है। और तुम ध्यान से देखो तो ये ऑर्डर को बिगाड़ रहा है। तीनों कब सेम ऑर्डर में होता है? तीनों तब सेम ऑर्डर में होता है जब ए ऐसा होता है, सी ऐसा होता है और बी ऐसा होता है ना दोस्तों। तो देखो ना, खट 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 होते जा रहा है, तो हम कहते हैं कि तीनों सेम ऑर्डर में है। लेकिन यहां पर बस खट खट ही हुआ, फिर इधर तो हम जा ही नहीं पाए, है ना दोस्तों। तो एक बात हमेशा याद रखना कि उन 2 लोगों को ऐड किया जाता है जो सेम ऑर्डर में होते हैं, और वो मिलता है जो ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, जो ऑर्डर में नहीं है ना। यानी कि ए और सी को जोड़ने से हमको बी मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? चलो इसको इसको करके बताओ, तो कौन से लोग सेम ऑर्डर में है? तो यहां देखा जाए तो खट खट, बी और सी सेम ऑर्डर में है, तो बी और सी को ऐड करोगे तो तुमको ए मिलेगा। ठीक है, तो ये देखने आपको आना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में किन 2 वेक्टर्स को जोड़ने पर हमको कौन सा वेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं उनको ऐड करने से वो वेक्टर मिलता है जो उस ऑर्डर में नहीं है ना। ये और ये सेम ऑर्डर में थे तो इनको जोड़ने से हमको ये मिलेगा जो कि ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, जो ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, एक और बात है, क्या हो अगर तीनों सेम ऑर्डर में आ जाए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखें तो खट 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 खट, ये तो तीनों सेम ऑर्डर में आ गया। तो तीनों सेम ऑर्डर में आ जाने का मतलब हुआ कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम जहां से चल रहे हैं हम वहीं पे पहुंच जा रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि यहां से
मतलब अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? तो पहले वाले को आखिरी वाले से मिलाते थे। अब की बार क्या हो रहा है कि हम जहाँ से चल रहे हैं हम वहीं पहुँच जा रहे हैं, यानी पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाने के लिए जगह ही नहीं बचा। तो जगह नहीं बचा का मतलब हुआ रिजल्टेंट जीरो होगा, जहाँ से चले हम वहीं पहुँच गए। तो एक बात याद रखना दोस्तों, कभी भी वेक्टर्स को जब तुम सजाते हो सेम ऑर्डर में और पता चला कि हम जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, तो रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो आएगा। इस केस में दोस्तों a प्लस बी प्लस सी विल बी ज़ीरो, ठीक है। अगर सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन है जेई मेन 21 का, एक बार जल्दी से ट्राई करो। कर लिया आपने? ठीक है, तो मैच मैट्रिक्स है और यहाँ कुछ इक्वेशंस दिए हैं और आपको सामने वाले डायग्राम से इनको मैच कराना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले में बोल रहा है कि c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ध्यान से देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू, हम ना नेगेटिव साइन को हटाना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए उनको उधर भेज दो, तो a प्लस बी, है ना। अब देखो कि a और b को जोड़ के c किस में मिल रहा है, तो इसमें देखा जाए, एक बार हम इसमें भी लिखते चलते हैं दोस्तों। तो a और c को जोड़ के b मिल रहा है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी मिल रहा है। इसमें देखो तो खट खट खट, ओह माय गॉड, ये तो तीनों सेम ऑर्डर में आ गए, है ना दोस्तों, 1 2 3 सेम ऑर्डर में। का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, ज़ीरो ऐसे लिखेंगे। इसमें देखना तो ये देखो खट 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 खट, ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, यानी कि c प्लस बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसको देखो खट खट, है ना, ये और ये सेम ऑर्डर में है और ये ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, तो a और b को ऐड करने से हमको मिलता है c। क्लियर? तो देखना तो पहला वाला कौन सा था, a और b को ऐड करने से c मिलता है, यानी a का जो आंसर होगा, a का जो आंसर होगा दोस्तों, अच्छा इसमें कैपिटल में दिया है, कैपिटल में कर लो, a b c n d, ठीक है। तो जो a का आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो 4 हो जाएगा। अब a का आंसर 4 इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो गलत हो गया, है ना। अगला वाला देखो, तो अगला वाला अगर हम इसको उधर लेकर जाएं तो a इज इक्वल्स टू आ रहा है b प्लस सी, तो देखना तो a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी किस में है, इसमें है, a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। इसका मतलब b का जो आंसर होगा वो 3 होगा, तो b का आंसर जो होगा वो 3 होगा। तो b का आंसर 3 किस में है, b का आंसर 3 इसमें है नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा और फिर ये भी गलत हो जाएगा, है ना। हालांकि बाकी भी चेक कर लो। इस केस में क्या आ रहा है, तो इन दोनों को अगर उधर लेके जाओगे तो b इज इक्वल्स टू आ जा रहा है तुम्हारा a प्लस सी, ए प्लस सी। तो b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी किस में है, अच्छा इसमें है, b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो मिला जुला के आपके c का आंसर आ रहा है कौन सा, 1। और आखिरी वाला क्या है, तो इसको इधर लेके जाओ, हम नेगेटिव साइन को हटाना चाह रहे हैं, तो उधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, तो तुमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो सेकेंड वाले में था, इसका मतलब d का जो ऑप्शन रहेगा वो सेकेंड वाला रहेगा। तो आई थिंक कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई करो। ठीक है, देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a, अच्छा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ b। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज कितना, ठीक है। तो देखो दो वेक्टर्स है a और b है, तो दोस्तों मान लो ये a है और रैंडमली अपने से हम कुछ इधर b कर लेते हैं, b कर लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा रिजल्टेंट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो डायग्राम हमसे गड़बड़ हो गया, ये गलत डायग्राम हो गया। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट आया था ना वो कुछ ऐसे है, ऐसे, है ना। ये जो a था
अरे ए ऐसा ही था ना, रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बी तब ऐसा होगा, बी ऐसा होगा, तब तो ए और बी को ऐड करोगे तो तुमको ये रिजल्टेंट मिलेगा, और ये जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? अब हमसे कह रहा है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ बी, यानी अगर इसके मैग्नीट्यूड को हम कुछ भी x कह दें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो x/2 होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से आधा है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि a और b के बीच का एंगल कितना है। तो दोस्तों a कौन सा है, a ये है और b ये है, इन दोनों के बीच का एंगल हमको चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको दो चीज़ें पता है, ये पता है कि ये x/2 है और ये पता है कि ये x है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल, सॉरी दोस्तों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है वो तो साइन देता है ना दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस विच मीन्स x/2 और डिवाइडेड बाई x कैंसिल होगा और हमको मिलेगा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। तो बताना क्या ये 30 डिग्री आंसर है? क्या 30 डिग्री लिख दोगे वहाँ पे? नहीं, एक सेकेंड, ये वाला एंगल आया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री आया है। और जबकि ध्यान से देखो तो एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो आपको क्या करना होगा, इसको खिसका के आगे ले जाना होगा, है ना। तो मान लो दोस्तों बी जो है वो इधर की तरफ है और ए को जब तुम खिसका के लाओगे तो यहाँ पे ए आएगा ना, और ये वाला एंगल तुमको 30 डिग्री मिला है, तो जाहिर सी बात है बी और ए के बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा, एंड इट विल बी कितना, 150 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन या सॉरी करेक्ट आंसर रहेगा 150 डिग्रीज। देखो यहाँ तक लाने के बाद भी लोग गलत हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल हम तभी देख सकते हैं जब दोनों का टेल एक जगह हो या फिर हेड एक जगह हो। इज इट क्लियर? या फिर एक और तरीका मैंने बताया था कि अगर एक का हेड हो और दूसरे का टेल हो तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल आंसर होता है, याद है? तो हम बिना खिसकाए हुए भी लिख सकते थे, 180 माइनस 30 कर लेते हैं, 150 आ जाता। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कहता है सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R सच दैट R इज इक्वल्स टू P। अच्छा, रिजल्टेंट जो है वो पहले वाले वेक्टर के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। द एंगल थीटा इन डिग्रीज दैट द रिजल्टेंट टू P एंड Q विल मेक विथ Q इज कितना? अच्छा अच्छा, एक बार 2P और Q लिया है और एक बार P और Q लिया है, तो दो केसेस की बात कर रहा है। तो पहले केस में दो वेक्टर्स हैं P और Q, तो मान लो दोस्तों ये है P और ये है Q, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो R है, रिजल्टेंट कितना है, R है। ऐसे ही फोटो बना लेते हैं हम लोग। और फिर आगे कह रहा है कि R और P जो है वो इक्वल है। अच्छा, डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो ऐसे ही मान लो कि ये और ये जो है वो इक्वल है। नहीं दिख रहा है लेकिन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर कहता है कि द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q, अब एक और पेयर लेना है 2P और Q का। तो दोस्तों 2P का मतलब हुआ कि इस P को ना जस्ट डबल करेंगे, डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, बस मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डबल, आपको दिख भी रहा होगा इसका जो है डबल है, तो इसको आप 2P कह दें, और Q जैसे है वैसे ही ड्रॉ करो, मतलब जितने एंगल पे है उतने ही एंगल पे ड्रॉ होगा। तो ये हो गया आपका Q, है ना दोस्तों। तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, अच्छा एक बात और है, पहले P और Q के बीच में एंगल अगर हम कुछ अपने मन से अल्फा मान लें तो इस केस में भी जो एंगल होगा वो अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि ना ही इस P के डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ है और ना ही इस Q के डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो ये अल्फा ही होगा। और रिजल्टेंट जो इसका शकल से दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इस रिजल्टेंट को हम कुछ R डैश कह देते हैं, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये जो रिजल्टेंट है वो Q के साथ, ये Q के साथ जो एंगल थीटा बना रहा है वो थीटा कितना है, ये हमको बताना है। तो सोचा तो होगा ही आपने, और मतलब ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे नहीं भी बना हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई,
तो एक बात तो है कि यार एंगल थीटा हमको चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाई q प्लस 2p कॉस थीटा, याद है? अरे टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी, सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना? तो एक काम करते हैं, हम लोग इधर लगाते हैं फॉर्मूला, कोशिश करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा किसके साथ वाला एंगल है? क्यू के साथ वाला, तो हम 2p लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन और इसके बीच का एंगल अल्फा आएगा डिवाइडेड बाई, फिर q आएगा और प्लस 2p और कॉस अल्फा आएगा, है ना दोस्तों? ऐसा कुछ आएगा, लेकिन हमको कुछ अल्फा वल्फा तो पता है नहीं, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एक काम करता हम यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या क्या पता है? हमको p पता है, q पता है, हमको r पता है, तो तीनों के बीच का, और अल्फा हमने खुद से लिखा था, तो इन सब के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो इन सब के बीच का रिलेशन होता है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ठीक है? अब एक बात हम जानते हैं कि r जो है वो p के इक्वल है, r p के इक्वल है, तो r की जगह हम p लिख सकते हैं, तो p इज इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड कॉस अल्फा। क्लियर दोस्तों? अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस क्यू स्क्वायर को इधर लेके आ जा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसको तुम पहले लिखो, यानी कि 2pq कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। अच्छा, एक क्यू से एक क्यू तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2p। क्लियर है? माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2p। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा की जगह पे तो हम उसको पुट कर लेंगे। अब साइन अल्फा की जगह पे हम कैसे पुट करें? तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जो साइन अल्फा होता है वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वही से आता है ये। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 माइनस और उसकी जगह पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2p ऐसा रख के सॉल्व कर सकते हो, फिर इसको तुम यहाँ पुट कर देना और इस चीज़ को तुम यहाँ पुट करना। जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू तुमको मिलेगा 2p, है ना? और ये वाली चीज़ जो है अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4p स्क्वायर, ऐसा करके कुछ आएगा, और डिवाइडेड बाई q प्लस 2p, और कॉस अल्फा की जगह पे जैसे ही तुम माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2p रखोगे, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा और q माइनस क्यू 0 हो जाएगा। यानी अब देखो ऊपर में तो समथिंग आएगा, लेकिन ऊपर में कुछ भी आ रहा है, लिख ही लो 2p और अंडर रूट कितना 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4p स्क्वायर, नीचे में तो 0 आया ना, और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका 90 डिग्रीज होगा। तो कमेंट में बताना तो कितने लोगों का ये आ गया था। ठीक है, होता है प्रैक्टिस से ऐसा क्वेश्चन होता है। चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं दोस्तों। मान लो दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, ए है, और इसका भी मैग्नीट्यूड ए है। देखो मैं इसके ऊपर ना वेक्टर का साइन नहीं लगा सकता हूँ, साइन लगाऊंगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये दोनों वेक्टर्स सेम नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही सकता है अगर दोनों का लेंथ सेम हो जाए तो। ठीक है, तो हम एक केस देख रहे हैं जिसमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट आर आएगा उसको अगर तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a और कॉस थीटा लिखोगे, फिर लिखोगे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये भी तो 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर कॉस थीटा
और यहाँ से आपको मिलेगा 2a² को आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो, जब हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था और वो सारे फॉर्मूले देखे थे, तो उसमें मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए थे कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। याद है हमने कहा था कि कॉस को कॉस के टर्म में लिख रहे हैं तो प्लस वाला रहेगा, लेकिन हमको यहाँ पर कॉस को साइन के टर्म में लिखना है तो माइनस वाला रहेगा। वो था ना कि सेम बिरादरी है तो पॉजिटिव रहेगा, अपोजिट बिरादरी है तो नेगेटिव रहेगा, है ना। तो कभी अगर ऐसा रहे कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो भाई पॉजिटिव है ना, तो सेम बिरादरी आएगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और कोई पूछे 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, तो नेगेटिव साइन है, यानी सेम बिरादरी का नहीं होगा, वो साइन वाला आएगा। तो इस केस में तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं √2a² और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो दोस्तों, तो 2 और 2 4 होगा, और √4 वापस से 2 हो जाएगा। चलिए a² का रूट a हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का जो रूट है वो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस केस में रिजल्टेंट इतना आएगा। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो रिजल्टेंट का एक डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी फार्मूला नहीं है, आप बिल्कुल ये वाला फार्मूला अप्लाई करके भी आंसर ला ही सकते हैं, लेकिन अगर ये याद रहेगा तो कुछ डेरिवेशंस जो हम आगे करेंगे उसमें थोड़ा सा यूजफुल होगा ये, ठीक है। 2a cos थीटा बाई 2 है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हो। अगर अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में समय बचाना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना। आगे बढ़े, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जिसमें 2 वेक्टर्स होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट कितना होगा। मतलब ए और ए सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो 2a होगा। अरे 10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में है तो डबल होके 20 न्यूटन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 2a। और आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले में थीटा की जगह पे 0 डाल दें, तो यहाँ 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब r इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। चलिए अगला है कि अगर 2 वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, एकदम आपको याद रखना है ये, है ना, 60 डिग्री है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो जाहिर सी बात है हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, वो आता है √3a। याद रखना है, रटना है इसको, ठीक है दोस्तों। कितना होता है √3a, और कैसे मिलेगा, तो ये जानने के लिए आप थीटा की जगह 60 डालेंगे, तो जैसे ही 60 डालोगे तो 60/2 30 होगा, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये क्या बन जाएगा 2a इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3a, ठीक है। तो याद रखना 60 डिग्री पे √3a आता है। फिर रही बात 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री पे जो रिजल्टेंट आएगा वो √2a आएगा। कैसे, तो जैसे ही तुम यहाँ 90 रखोगे तो ये cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो दिस विल बिकम 2a इंटू 1/√2, √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 टाइम्स में जाएगा तो √2a आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो वैसे भी एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का डायगोनल √2a ही होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे √2a। फिर बात करेंगे 120 डिग्री की, तो ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि 120 डिग्री अगर आपको एक सेकेंड दोस्तों, 120 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ 120 रखेंगे तो 120/2 तो 60 हो जाएगा ना, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो दिस विल बिकम 2a इंटू 1/2, 2 से 2, ओ हो, ये तो a आ गया। यानी a और a नाम के मैग्नीट्यूड के अगर 2 वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी a ही आएगा, यानी 10 न्यूटन का रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन। क्या कमाल की बात है यार, सही है, ध्यान रखोगे। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं तो क्या होगा, तो दोस्तों रिजल्टेंट 0 होगा।
अरे 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इसको कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है। और वैसे भी तुम यहाँ अगर 180 डालोगे, 180 डालोगे तो ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 इन सबको 0 बना देगा, यानी रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है। याद हो गया दोस्तों? मैं पूछूं जल्दी से, चलो बताओ। ए और ए सेम डायरेक्शन में कितना, तो सेम डायरेक्शन में तो 2a, 60 डिग्री पे √3a, 90 डिग्री पे √2a, 120 पे a, और 180 पे 0। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और फालतू की चीज मैं आपको बताता हूं। पता ये क्या लिखा है? ये लिखा है √0a, तो √0a तो 0 ही होगा ना। ये लिखा है √1a, तो √1a तो a ही होगा ना। ये लिखा है √2a, ये लिखा है √3a, और ये लिखा है √4a। √4a तो 2a ही हो जाएगा, देख रहे हो? √0a, √1a, √2a, √3a, √4a। लेकिन ये फालतू बात है, आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। सेम डायरेक्शन तो 2a, 60 डिग्री पे तो √3a, 90 डिग्री पे तो √2a, 120 पे a, और 180 डिग्री पे 0, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, r, r और r। आपको ना फाइनल रिजल्टेंट बताना है कि कितना होगा। वीडियो पॉज करके ऐसे ही ट्राई करो, और हिंट दे देता हूं, पहले किसी 2 वेक्टर को ऐड करना, और जो मिलेगा उसमें तीसरा ऐड कर देना, ठीक है। जैसे स्केलर में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे मैंने आपको दिया 8 + 2 + 6 कितना होगा, तो क्या करते हो, पहले किसी 2 को ऐड करते हो, तो पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 10, फिर उसमें 6 ऐड करोगे, तो वैसे ही वहां भी करना। तो देखना कि कौन से 2 को सबसे पहले हमको ऐड करना है। हो गया? ट्राई किया आपने? चलिए देखते हैं। दोस्तों बताओ, कौन से 2 वेक्टर्स को ऐड करना सबसे आसान है? इसको इसको, इसको इसको, या फिर इसको और इसको? तो दोस्तों, इसको और इसको ऐड करना सबसे आसान है, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद है कि अगर r और r अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा। ये भी तो हमको पता है ना दोस्तों, एकदम बीचों बीच आएगा। बोला था ना मैंने कि 2 वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, एकदम 45 डिग्री पे आएगा, और कितना आएगा, तो √2r आएगा, ठीक है। सही है ना? तो एक काम करते हैं, पहले ना हम इसको और इसको ऐड करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, इसको और इसको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा कितना, तो √2r, और किस एंगल पे आएगा, 45 डिग्री पे। लेकिन एक वेक्टर ये पहले से पड़ा हुआ है ना, तो उसको तुम एज इट इज लिख दो, ठीक है। कितना है, ये r है। अब ध्यान से देखो, 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आ गए, और जब भी 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाए तो हम उनको सीधा सीधा ऐड करते हैं, आपको याद होगा। अरे, अगर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा सीधा ऐड करके 16 न्यूटन करेंगे। तो यहां पर भी तो ऐसा ही हुआ है, r, अरे जो कि ये बचा हुआ वेक्टर था, और √2r जो कि इसको और इसको ऐड करने से आपको मिला था, वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। सेम डायरेक्शन में आ गए तो सीधा सीधा ऐड करेंगे। सीधा सीधा ऐड करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो पहले तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, 45 डिग्री पे। और कितना आएगा, तो r + √2r। हो गया। मन करे तो इसमें से r कॉमन ले लेंगे, है ना दोस्तों। r कॉमन ले लोगे तो कितना मिलेगा, r कॉमन ले लोगे तो 1 + √2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फाइनल रिजल्टेंट कितना आया, तो r × 1 + √2। और किस डायरेक्शन में आया, तो एकदम बीचों बीच का मतलब 45 डिग्री पे आया, विथ x एक्सिस एंड विथ y एक्सिस बोथ। क्लियर है? सही है, आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप करेंगे। हो गया, देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी 3 वेक्टर्स हैं, और 3 वेक्टर्स OP, OQ, OR, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, सबका मैग्नीट्यूड a है ना। सो इन द फिगर रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो कौन से 2 वेक्टर्स को आप सबसे आसानी से जोड़ सकते हैं? तो आई थिंक कि आप
इसको और इसको सबसे आसानी से जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए। तो इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, तो ये मतलब अगर ये a है, ये a है, तो ये √2a होगा। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इन दोनों को तो आपने ऐड कर लिया है, इन दोनों को ऐड करने से ये मिला था। तब इसका रिजल्टेंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम लिखेंगे, अब एक बात ध्यान से समझना दोस्तों, ये भी तो 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट होता है √a² + b²। तो हम लिखेंगे अंडर दिस स्क्वायर, दिस का मतलब हुआ √2a का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और दिस भी तो a ही है ना। अरे ये और ये तीनों तो a ही है, तो बस a² करेंगे और यहाँ से हमको मिलेगा अंडर ये रूट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² + a², और ये हो जाएगा अंडर√3a²। अब a² a बन के बाहर निकलेगा अंडर√3, यानी दोस्तों x की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है 3। क्लियर, वेरी गुड। ये बताओ, तो ये तो ऐसा ही मुँह ज़बानी बताने वाला था। कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब पहला वेक्टर 10 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर भी 10 न्यूटन है, और उन दोनों को ऐड करने से भी 10 ही न्यूटन मिल रहा है। तो बताओ दोनों वेक्टर्स किस एंगल पे हैं। तो ये हमने याद किया, ऐसा 120 डिग्री पे होता है। अरे ये वाला केस रे भाई, ये वाला केस, ए का रिजल्टेंट भी तो ए ही है ना। तो ये 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमको डायरेक्ट याद रहेगा तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी इज इक्वल्स टू इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इसको कुछ एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, अंडर√a² + b² + 2ab और cos थीटा। अब ये कितना है, तो ये x है। अच्छा, अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी तो x ही लिया है ना हमने। अरे इसी को तो हम a बोलेंगे ना। अरे भाई मेरे, इसी को तो हम a बोलेंगे। तो हम इसकी जगह पे भी x² + x² + 2x × x x² ही हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। सही है। चाहे एक काम करो ना यार, डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो। कौन सा वाला, कौन सा वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया। अरे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो। a + b इज इक्वल्स टू, याद है 2x cos θ/2 हमने पढ़ा था। अब ये चीज भी तो x ही है ना, ये चीज भी कितना है, x है, तो इसकी जगह x लिखो, cos θ/2। तो अब x कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, यानी cos θ/2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब तुम बताओ यहाँ पे, यानी θ/2 की जगह पे हम क्या रखें कि 1/2 हो। तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी θ/2 इज इक्वल्स टू 60 होगा। तो दोस्तों थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री होगा। क्लियर। तो ऐसा फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सिचुएशन को हम याद रखेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की, यानी वेक्टर्स को हमने जोड़ना सीख लिया, अब हम वेक्टर्स को घटाना सीखेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो मान लो दोस्तों हमको करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो कमाल की बात यह है कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो मतलब तो a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, तो पता हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे a प्लस माइनस बी, यानी यहां पर भी हम दो वेक्टर्स को ऐड ही कर रहे हैं, जिसमें एक वेक्टर है a
और दूसरा वेक्टर है माइनस बी, है ना दोस्तों। चलो एक हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो मान लो ये है ए और ये है बी, तो हमको किन दो लोगों को ऐड करना है? क्या ए और बी को ऐड करना है? नहीं, हमको ऐड करना है ए और माइनस बी को। तो ए को तो ऐसे ही रहने दो, बी को माइनस बी कैसे किया जाए? तो याद करो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को उल्टा कर देने से वो खुद का ही नेगेटिव बन जाता है। तो अगर ये वेक्टर बी है तो उल्टा कर दो, माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, बी को उलट देते हैं, ये बेचारा बन गया माइनस बी। अब तुमको इसको और इसको ऐड करना है। तो हम जानते हैं ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब जब तुम रिजल्टेंट लोगे तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट ही आएगा, यही होगा वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी ये वाली चीज, है ना दोस्तों। यानी इसी को बोला जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, आपको बात समझ में आई? मतलब ए माइनस बी करने का मतलब हुआ ना कि बी को पलट के ऐड कर दो। तो अब हमको ये पता करना है कि इस केस में जो ये a माइनस बी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो दोस्तों हम कर तो एडिशन ही रहे हैं ना, देखा जाए तो हम इसको और इसको ऐड ही तो कर रहे हैं, तो फॉर्मूला भी हम एडिशन वाला ही लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो a है तो a स्क्वायर लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब हुआ दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो तुम बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो दोस्तों। बी होगा कि माइनस बी होगा? माइनस बी होगा। गलत जवाब। क्या बोला था मैंने कि वेक्टर का नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है, उसका मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही होगा। अरे नेगेटिव साइन बस इतना बता रहा है कि बी को पलटने से मिला है ये। इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है ना। पलटने से नेगेटिव साइन आया है तो वो बस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि पलट दिया गया। मैग्नीट्यूड तो बी ही होगा, लेंथ तो वही है जो उसका है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस। कौन सा एंगल लेंगे हम? ये वाला एंगल लेंगे क्या भाई? हम इसको और इसको थोड़े ना जोड़ रहे हैं, हम इसको और इसको जोड़ रहे हैं। तो जो एंगल लेंगे हम इन दोनों के बीच का लेंगे और इट विल बी टोटल 180 होता है, उसमें से आपको थीटा माइनस करना होगा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा ऐसा करके आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बताओ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस चीज को सॉल्व करना हमने सीखा है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आंसर माइनस में आएगा। और 180 है तो चेंज नहीं होगा, याद है 180 ऐसा हॉरिजॉन्टल पे आता है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब कॉस कॉस ही रह जाएगा और थीटा है तो हम लिख देंगे। अब ये माइनस साइन सामने आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ वेक्टर ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन सामने आया ना, सामने आया तो माइनस 2ab और cos थीटा। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और सिंपल फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद है एडिशन होता था तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता था, यहाँ पर माइनस 2ab cos थीटा आएगा। तो सिंपल है, याद रखना आसान है। डेरिवेशन बस ऐसे ही है, आपको तो बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मान लो दोस्तों कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और ये जो रिजल्टेंट है वो इस बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो हम ये कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अब अल्फा किसके साथ बना था? ए के साथ, तो हम यहाँ बी लिखेंगे, याद आ रहा है। उसके बाद साइन एंगल लिखना होता है ना। तो दोस्तों एंगल जो है वो तो 180 माइनस थीटा लेंगे ना,
क्योंकि यहाँ एडिशन हो किसका रहा है, इसका और इसका हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, हाँ ठीक है, बी कॉस 180 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? अब देखो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 20, एक सेकेंड, ये जो 180 माइनस थीटा वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव ही रह जाएगा, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रह जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग लिखेंगे जस्ट साइन थीटा। इज इट क्लियर? और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा को हमने चेंज किया था तो माइनस कॉस थीटा आया था, तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो एक बात बताओ बच्चों, ये बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, और ये माइनस सामने गया तो माइनस बी कॉस थीटा, इसका मतलब चेंज क्या आया? चेंज बस इतना आया कि पहले हम लोग बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा लिखा करते थे, कब? जब एडिशन होता था, है ना? जब सब्ट्रैक्शन होगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस इतना सा चेंज रहा। सिमिलरली अगर हमको टेन बीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है? तो मिला जुला के देखा जाए तो फॉर्मूलों में बस छोटा सा चेंज आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अगर रिजल्टेंट यानी कि ए माइनस बी जो है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो वही बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, और सब्ट्रैक्शन अगर बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ पर भी हम वो स्पेशल केस देख लेते हैं जिसमें अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और मान लो मैग्नीट्यूड एक्स के इक्वल है, तब बताओ ए माइनस बी कितना होगा? ए माइनस बी कितना होगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xx और कॉस थीटा। ठीक है? इस केस में अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और कॉस थीटा, यहाँ से अगर हम 2x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा मिलेगा, और दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा? तो नेगेटिव साइन है ना, तो सेम बिरादरी का नहीं होगा, कॉस है तो वो साइन में आएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी अब आपका जो a माइनस बी आपको मिल रहा है वो मिलेगा 2x स्क्वायर और फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तरीके से देखा जाए तो सब किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर, ये देखो 2 और 2 मिलकर 2 बन के बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स बन के बाहर निकलेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बन के बाहर निकलेगा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा कुछ हमको मिल रहा है 2x साइन थीटा बाई 2। अब कंपेयर करो इसको एडिशन से, तो चलिए कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। तो मान लो ये वेक्टर a है, ये b है, हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो डायरेक्ट जोड़ो दोनों को। कैसे जोड़ोगे? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओ, है ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, हो गया, ये हो गया a प्लस बी। अब हमको a माइनस बी करना है, तो क्या करें? b को पलट लो, अब a और माइनस बी को ऐड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी, है ना, मतलब एक ही डायग्राम में हमने a प्लस बी को भी ड्रॉ कर लिया, a माइनस बी को भी ड्रॉ कर लिया। अब एक बात बताओ, जब बात एडिशन की होगी तो a प्लस बी, अरे a प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। लेकिन जब बात सब्ट्रैक्शन की होगी तब a माइनस बी कितना होगा? तो वही होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। सही है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए कितना होगा? तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है? लेकिन अगर हम एंगल इस केस में देखें तो एंगल बिटवीन a माइनस बी एंड a कितना होगा? तो सब कुछ सेम होगा, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा।
सही है। सिमिलरली अगर हमको ए प्लस बी और बी के बीच का एंगल देखना है, जिसको हम लोग बीटा से दिखाया करते थे, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना दोस्तों, यहाँ पर ए होगा, ठीक है, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा और फिर यहाँ पर ए होगा। वो गलती से कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ऐसा हुआ है। सही है। और वही अगर रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल हमको सब्ट्रैक्शन के लिए देखना है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये चीज़ भी हमको सुधारना होगा। यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा और फिर यहाँ ए आएगा, ठीक है। आपको फाइनल पीडीएफ जो मिलेगा ना नोट्स का, उसमें ये सुधार के लिखा हुआ रहेगा, टेंशन मत लेना, ठीक। एक और बात, अगर मान लो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तब रिजल्टेंट कितना होता है, तो 2x cos थीटा बाई 2। लेकिन इस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, 2x sin थीटा बाई 2। कंफ्यूजन होगा ना, कब प्लस कब माइनस, तो एक्चुअली क्या होता है कि प्लस है तो कॉस आ रहा है, माइनस है तो साइन आ रहा है। याद है साइन जब भी आता था तो नेगेटिव आता था, फॉर्मूलों में जाके एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके की बात है ये, क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो ये हमने कंपैरिजन करके भी एक बार देख लिया। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, तो एक बार ट्राई करो इसको। हो गया, देखते हैं। कह रहा है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर। अच्छा, तो मतलब ए का भी मैग्नीट्यूड आर है और बी का भी मैग्नीट्यूड आर है। हम एक बार में ही लिख लेते हैं, ए और बी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो वो आर है। तो हमसे ना ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछ रहा है, तो दोस्तों इस केस में हम जानते हैं कि ए प्लस बी जो होगा वो कितना होगा, 2r, और प्लस है तो कॉस आएगा, कॉस थीटा बाई 2, और ए माइनस बी कितना आएगा, तो ये आता है 2r साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने याद किया हुआ है। तो कौन सा आएगा इसमें, कौन सा आएगा बताओ? ये प्लस है तो माइनस है, तो ये तो होगा नहीं, ये प्लस है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर आपको याद ना हो तो आप क्या करेंगे, तब आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे, है ना। ये जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, ये जो हमने ऐसे ऐसे करके सॉल्व किया था, एक मिनट पीछे चले जाएं हम लोग, ये जो हमने ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे प्रॉपर आप सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा इतना होता है, और अगर याद रहेगा तो फिर डायरेक्ट आप टिक लगाएंगे, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिया, देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर्स, अच्छा, ए एंड बी मेकिंग एन एंगल विथ ईच अदर। आई थिंक कि यहाँ, सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा सा थीटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थीटा ही तो दिया है। तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, अगर हो सके कि कहीं वो एंगल ना हो तो तुमसे ना हुआ हो गया, देखते हैं। तो हमको दो लोगों के बारे में देखना है, एक तो अच्छा ये यूनिट वेक्टर है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। तो हमको यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट, ऐसा कुछ करना है। तो दोस्तों इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो एक बात तो कंफर्म है कि ये हो जाएगा 2, और मैग्नीट्यूड 1 है तो 2 इंटू 1, अगर मैग्नीट्यूड x होता तो 2x लिखते, मैग्नीट्यूड r था तो 2r लिखे थे, और फिर लिखा जाएगा cos थीटा बाई 2, ठीक है। और अगर हम लोग a माइनस बी लिखें तो 2, मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 लिखो, और साइन थीटा बाई 2 लिखो, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप डिवाइड कर लीजिए। तो कैसे डिवाइड करोगे, क्योंकि हमको tan लाना है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइड करोगे तो साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन ही आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग,
हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है ऐसा। और 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 विच विल बी टेन थीटा बाई 2। तो यू विल गेट a माइनस बी डिवाइडेड बाई, या इसको इधर भेज दो, तो इधर अगर भेज दोगे, क्योंकि ऑप्शंस डिवीजन के टर्म में तो है नहीं, तो भेजोगे दोस्तों तो ये जाके बनेगा a प्लस बी और टेन थीटा बाई 2। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसा आई थिंक कि ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, वेरी गुड। चलिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो ना, अगर थीटा 90 डिग्री हो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उनके एडिशन और उनके सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कब? थीटा 90 डिग्री पे। इसको हम दो तरीके से प्रूव कर लेते हैं, एक तो डायग्राम के थ्रू, जैसे a और b है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो a प्लस बी तो यही होगा। अब a माइनस बी कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b को पलट के ऐड करेंगे, याद है? तो b को पलटोगे तो वो माइनस बी बनेगा। अब a माइनस बी के लिए इसको और इसको ऐड करना होगा, तो जब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी चीज को पलट दिया गया है? मतलब ये जो ऊपर वाली चीज है, यही जो जस्ट है, उसको पलट दिया गया है। तो पलटोगे दोस्तों तो आपको नहीं लग रहा है कि ये और ये इक्वल ही तो होगा? तो अगर लेंथ इक्वल है इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है। So we can say कि magnitude of vector a plus b will be equal to magnitude of vector a minus b, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यानी a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ हो गया। या हम एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि हम ना थोड़ा सा रिवर्स प्रूफ कर लेते हैं कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल कितना होगा। तो बताओ दोस्तों, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे ये क्या है? ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना? और फिर 2ab से 2ab भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड में क्या मिलेगा? इस साइड में मिलेगा कॉस थीटा और इस साइड में मिलेगा माइनस कॉस थीटा। अब इस माइनस कॉस थीटा को उधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा। अरे माइनस कॉस थीटा उधर जाके प्लस कॉस थीटा बनेगा, इज इक्वल्स टू इस साइड में 0। अब 2 को इधर भेज दो, खत्म हो गया, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना? तो दोस्तों 90 डिग्री। सही है, तो मतलब प्रूफ हो गया कि अगर आप चाहते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम मिले, सेम अमाउंट मिले, तो उसके लिए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस केस को आप चाहें तो मतलब ध्यान रख सकते हैं, याद टाइप का रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे करके सॉल्व भी कर सकते हैं। सही है, यहाँ से सॉल्व किया हुआ है। सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और केस मैं आपको बताता हूँ, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है ना, ध्यान रहे यहाँ पर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था दोस्तों, यहाँ सिर्फ इनके बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम था। लेकिन अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ठीक है, तो उनके एडिशन और उनके सब्ट्रैक्शन से मिलने वाले जो दो वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं।
ऐड करोगे तो जो वेक्टर मतलब a प्लस बी मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि यहाँ a और b है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख पा रहे होंगे दोनों का लेंथ लगभग आपको सेम दिख रहा होगा। अब ऐड करोगे तो ये मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको उल्टा करके और तब ऐड करना होगा तो ये मिलेगा। ये और ये के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये याद रखना। और बिल्कुल हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखना दोस्तों, मान लो ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये वाला एंगल बीटा है, ये टोटल एंगल बीटा है। क्लियर? तो एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 180। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। टोटल यहां से लेकर यहां तक 180। तो तुम मुझको बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा? तो चूंकि इसका और इसका रिजल्ट, सॉरी, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। बीचों बीच आने का मतलब हुआ ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। और ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी तो सेम है। अरे भैया, बी को पलटने से मैग्नीट्यूड पर असर थोड़े पड़ेगा। तो ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो ए का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के भी तो बराबर होगा। यानी ये और ये भी सेम मैग्नीट्यूड का है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। तो बीचों बीच आएगा का मतलब हुआ ये अगर टोटल बीटा है तो ये बीटा बाई 2 होगा। तो बताओ टोटल एंगल ये टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? तो इसको और इसको ऐड करोगे, यानी एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कितना होगा? तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 करोगे। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों? 180 है। तो 180 बाई 2 का मतलब कितना? तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दो रिजल्ट्स हैं। एक वीडियो को बिल्कुल पॉज करके एक बार बढ़िया से समझ लेना दोस्तों कि क्या चीज़ें थी ये, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, हाँ मतलब दो वेक्टर का जो सम है वो मैग्नीट्यूड में दो वेक्टर का डिफरेंस के इक्वल है। मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है वेक्टर ए माइनस बी के। तो बोलता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है? तो हमने पढ़ा है 90 डिग्री पे ऐसा होता है। तो हमको अगर चीज़ें याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो कि नीट में दो दो बार पूछा हुआ है। द वेक्टर सम, अच्छा आप करिए पहले, हो गया। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस। मतलब ए प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है दोस्तों ए माइनस बी के। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल हो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। अभी देखा हमने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। देखते हैं फिर। कहता है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी, अच्छा दोस्तों यहाँ पर वेक्टर के ऊपर ना एरो नहीं लगा के उसको बोल्ड करके लिखा हुआ है, आप जानते हैं ना, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और कुछ एक्स कह देते हैं। इफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, मतलब ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स है वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। बस उसने जो कहा वो मैंने लिखा। अब आगे खुद ही समझ में आ जाएगा हमको क्या करना है। हमसे एंगल पूछ रहा है, तो मान लो कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो फॉर्मूला लगाओ भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा, है ना, 2 टाइम्स। और इसका होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ आपको बचेगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x स्क्वायर
कॉस थीटा, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अब एक चीज समझना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं कहता हूँ कि ये 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2x स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, तो ये 4 तो रहेगा और 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान रहे मैंने क्या किया है, 2x स्क्वायर कॉमन लेके 2x स्क्वायर कॉमन लेके दोनों साइड में कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बनता है दोस्तों, तो ये बनता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आप इधर लेके आ जाएं, इसको उधर लेके चले जाओ, तो 4 कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलके हो जाएगा 5 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5। क्लियर है? ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, इसको लेवल 2 में डालना चाहिए था, लेकिन है फॉर्मूला बेस्ड ही, तो इसीलिए मैंने लेवल 1 में ही डाला है। ट्राई करो दोस्तों। हो गया? देखते हैं। कहता है एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो देखो और ए और बी के बीच का एंगल पता करो। तो दोस्तों ध्यान से देखो, तो ए जो है यहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये रहा ए और ये रहा बी, यही है। तो क्या ए और बी के बीच का एंगल 120 है? नहीं। हम क्या करेंगे, ए को आगे खिसकाएंगे, तब तो दोनों का टेल एक जगह आएगा ना। तो ए अगर आगे खिसक गया तो ए चला जाएगा कहीं इधर, ठीक है। और ये बी, तो ये वाला एंगल होगा ए और बी के बीच का एंगल। बोलो, इसको आगे खिसका के ले जाओगे तब तो ये ए और ये बी दोनों का टेल एक जगह आ पाएगा, और ये कितना है, तो 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एक बात पता की कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू कितना है, तो 60 डिग्री। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी और ए के बीच का एंगल। तो अगर वो एंगल अल्फा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर ये a प्लस बी होता तो क्या आता, तो हम b लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते साइन थीटा डिवाइडेड बाई a, और प्लस बी कॉस थीटा लिखते हैं। लेकिन ये तो a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी है तो फिर माइनस आएगा, याद है, बस एक प्लस माइनस का अंतर आता था। तो ये आ जाएगा a कॉस थीटा, सॉरी b कॉस थीटा होगा ना, ठीक है। अरे फॉर्मूला वही है भाई, अगर यहां पर प्लस होता तो जो रिजल्टेंट होता वो ए के साथ कितना एंगल बनाता, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन ये एडिशन ना होकर सब्ट्रैक्शन है, तो बस यहाँ पर माइनस आएगा, और थीटा हमने पता कर लिया 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस 60 डिग्री। अब बस वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी √3/2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू 1/2, तो b/2 हो जाएगा। थोड़ा सा और फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b√3 डिवाइडेड बाई 2, और ये इधर जाएगा तो 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आपको tan अल्फा क्या मिल रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मिल रहा है, ऊपर में तो b√3 मिल रहा है और नीचे में मिल रहा है 2a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से हम tan को इधर लेके चले जाए, क्योंकि हमको तो सिर्फ एंगल बताना है, तो tan इधर जाएगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स b√3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी।
तो ये कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो, 2a माइनस बी, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, फिर अगला टॉपिक देखते हैं, नाम है लॉ ऑफ पॉलीगन। तो दोस्तों लॉ ऑफ पॉलीगन का यूज़ होता है दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तब उनको ऐड करने के लिए, क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए तो जो दो लॉज थी उसमें से एक था आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल, दूसरा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन दो से ज़्यादा हो तब क्या करेंगे, तब हम लॉ ऑफ पॉलीगन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे मान लो कि ए बी सी डी 4 वेक्टर्स हैं और इनको ऐड करना है, तो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि इनको सेम ऑर्डर में सजा लो। अब सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ कि एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। वो मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है, इस तरीके से सजाओगे, है ना, खट 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 खट, तो हम बोलेंगे कि ये सब सेम ऑर्डर में है। तो चलिए काम करते हैं, पहले इनको सेम ऑर्डर में सजाते हैं। तो उसके लिए इस फोटो को ना हम फिर से बनाते हैं। अब किसी एक वेक्टर को रहने दो, जैसे ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बी को खिसका के हम इसके हेड पे लेके आते हैं। तो अब देखो ए और बी सेम ऑर्डर में आ गया, खट खट। अब हम सी को उठाते हैं और इसके हेड पे लाते हैं, तो ए बी और सी सेम ऑर्डर में आ गया। फिर डी को उठा के इसके हेड पे लाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये लॉ कहता है कि पहले वेक्टर को सेम ऑर्डर में सजा लो और फिर पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देना, वही होगा इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अरे भाई ये तो ट्रायंगल लॉ भी ऐसा ही कुछ कहता था। तो बस ट्रायंगल लॉ को ट्रायंगल लॉ इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें ट्रायंगल बनता था, इसमें पॉलीगन टाइप का बन रहा है इसीलिए हम इसको पॉलीगन लॉ कहते हैं। अदरवाइज दोनों लॉ देखने में तो एक ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करने पे आपको r मिलेगा, यानी r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिंपल सी बात है। अरे इसका यही मतलब हुआ कि एक आदमी यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, तो ओवरऑल वो कहाँ से कहाँ गया, तो भाई ओवरऑल वो यहाँ से यहाँ गया। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो दोस्तों अब की बार ना 5 वेक्टर्स है ए बी सी डी और ई। अब इनको हम सेम ऑर्डर में सजाते हैं, मतलब फोटो को मैंने फिर से बना लिया यहाँ पे। तो ए को हम यही रहने देते हैं, बी को यहाँ लेके आते हैं, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गया। सी को उठा के यहाँ लेके जाते हैं, खट खट खट। डी को उठा के यहाँ लेके जाते हैं, और जैसे ही मैंने ई को उठा के यहाँ लाया, पता चला कि हम जहां से चले हम वहीं पे पहुंच गए। व्हाट डज इट मीन? जहां से चल रहे हो वहीं पे पहुंच गए, क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि इन सब का रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा। अरे मान लो दोस्तों हमने जब ई को रखा तो ई अगर यहीं तक रह जाता तो हम कहते ये रिजल्टेंट है, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते। लेकिन आखिरी वाला जो है वो तो पहले वाले के टेल पे ही आ गया, यानी मिलाने के लिए कोई जगह नहीं बचा। जगह नहीं बचा का मतलब रिजल्टेंट 0 होगा। क्लियर है? तो याद रखना, अगर आप कुछ वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में सजा रहे हैं और एक क्लोज्ड पॉलीगन बन जा रहा है, मतलब आप जहां से जा रहे हैं वहीं पे पहुंच जा रहा है, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। या उल्टा भी याद रख सकते हैं कि अगर कुछ वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, मतलब 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि पॉलीगन बनने के लिए मिनिमम 3 साइड होना चाहिए, है ना। तो अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट अगर 0 है तो उनको सेम ऑर्डर में सजाओगे तो तुमको एक पॉलीगन मिल जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो हम खूब यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कुछ वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और हर दो एडजेसेंट वेक्टर का मतलब हुआ अगल बगल वाले वेक्टर्स के बीच का एंगल भी सेम हो, तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। फिर से, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और हर दो एडजेसेंट वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम हो तो रिजल्टेंट 0 होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। जैसे मान लो कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और इधर से भी एंगल 180, इधर से भी एंगल 180, है ना। तो मतलब एंगल भी सेम, दोनों साइड से एंगल सेम, तो रिजल्टेंट 0 होगा, ये हम जानते हैं। और इसको तो हम ऐसे कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। आमने सामने है तो कैंसिल कर लेंगे, मैग्नीट्यूड में सेम है ना। 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन उधर,
तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये वाला सिचुएशन हो, तो इस केस में भी रिजल्टेंट जीरो आएगा, नेट फोर्स इस केस में भी जीरो आएगा, जबकि यहाँ कोई आमने सामने वाले एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। इसके सामने कोई इधर नहीं है, इसके सामने कोई इधर नहीं है, इसके सामने कोई इधर नहीं है, फिर भी रिजल्टेंट जीरो होगा। पता है क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और दोस्तों हर दो वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम है, 120 120 120। क्लियर? तो रिजल्टेंट जीरो होगा। और पता है रिजल्टेंट क्यों जीरो होगा? क्योंकि जब आप इनको सेम ऑर्डर में सजाएंगे ना, तो क्लोज्ड पॉलीगन मिलेगा। कैसे? मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो इस एफ को तुम रहने दो, ठीक है, ये वाले एफ को रहने दो। जब तुम इसको उठा के लाओगे, यहां रखोगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री होगा। फिर तुम इसको लेके आओ, और इसको लाके जब तुम यहां रखोगे, है ना दोस्तों, सॉरी ऐसा है, तो इसको लाके जैसे ही रखोगे, पता चलेगा ये क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। ठीक है, तुम करके देख लेना। अब क्लोज्ड पॉलीगन बन गया तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो हम इतना तामझाम नहीं करेंगे, हम तो बस इतना समझेंगे कि भाई वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और हर दो वेक्टर के बीच का एंगल सेम है, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे ये वाला केस हो गया। अब इसमें भी सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, एफ 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 एफ, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। और यहाँ तो बच्चों आमने सामने वाला सॉरी आमने सामने वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस केस में भी पूछूं तो ये भी रिजल्टेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम, हर दो वेक्टर के बीच का एंगल सेम, यहाँ पर भी कितना होगा? तो जीरो होगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के खूब यूज होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है तो इधर ड्रॉ करेंगे, वाई ड्रॉ करना है ऊपर ड्रॉ करेंगे, जेड जो एक्चुअल में बाहर होता है लेकिन उसको हम ऐसे तिरछा ड्रॉ करते हैं। और फील होने के लिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हम चाहें तो एक क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब के जो एजेस होंगे वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोस्तों ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली उधर जाता है -x, इधर जाता है -y, और उधर जाता है -z। तो एक्चुअल में ये जो -z है वो अंदर है, -z अंदर है, ठीक है। लेकिन अंदर हम चूंकि दिखा नहीं सकते हैं, क्या बोर्ड को छेद दूं क्या मैं? तो इसीलिए मैंने ऐसा तिरछा दिखा दिया, ठीक है। और अब हम इसका मतलब है कि 6 डायरेक्शंस को दिखाएंगे तो कुछ ऐसे दिखाएंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसा तिरछा, ठीक है। अब दिख ये तिरछा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वाली चीज़ जो है वो बाहर है और ये वाली चीज़ जो है वो अंदर है, ठीक है। इसका मतलब हुआ राइटवर्ड, इसका मतलब लेफ्टवर्ड, इसका मतलब अपवर्ड, इसका मतलब डाउनवर्ड, इसका मतलब हुआ बाहर की तरफ, ये बाहर है तो आउटवर्ड, और इसका मतलब हुआ अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा इनवर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, ठीक है। ये दिख तिरछा रहा है लेकिन अंदर है ये, सही है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अब हम एक क्वेश्चन से अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो हमारे पास ना एक वेक्टर है ए, समझना ध्यान से, लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुमको एक्चुअल कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि आखिर मतलब आगे हम प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। एक वेक्टर है ए जो है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब मैं आपको याद दिला दूं, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो बताता है कि ये चीज एक्स एक्सिस की तरफ है, आपको याद है ना, एक्स वाई जेड -x -y -z की तरफ इशारा करने वाले यूनिट वेक्टर्स का नाम होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, -i कैप, -j कैप एंड -k कैप। क्लियर? तो ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। फिर ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, है ना, और डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ। ये भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट और डायरेक्शन है जेड एक्सिस की तरफ। इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए को 3 वेक्टर्स को ऐड करके बनाया गया है। अब यार ये 3 वेक्टर शकल से कैसे दिखेंगे और इनको जोड़ने पे जो आपको ए मिलेगा वो कैसा दिखेगा, ये शकल से कैसा दिखेगा, इसके लिए काम करते हैं।
हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसकी जो लंबाई है वो 6 यूनिट है ना दोस्तों। ये जो चौड़ाई है ना, वाई वाई ऊपर चला गया ना, हाँ, ये जो ऊंचाई है वो 3 यूनिट है, और ये जो चौड़ाई है इस बॉक्स की वो मान लो 2 यूनिट है। ठीक है, तो अब हम फील करेंगे कि 6 आई कैप सर्कल से कैसा दिखेगा, 3 जे कैप कैसा दिखेगा, 2 के कैप कैसा दिखेगा, और फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए कैसा दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं 6 आई कैप की। तो दोस्तों ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, यानी डायरेक्शन जो है एक्स की तरफ है, यानी इधर है, इधर इधर। और यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो 6 ही हमने लिया है। अरे यहां से यहां तक का 6 है तो यहां से यहां तक का भी तो 6 ही होगा ना, बोलो दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इसको हम यहां ड्रॉ करना चाहें, 6 आई कैप को ड्रॉ करना चाहे तो वो ऐसे ड्रॉ होगा, इसको 6 आई कैप बोला जाएगा। क्यों भाई, फिर से बताओ। तो मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, क्योंकि बॉक्स का लेंथ ही हमने 6 यूनिट लिया है, और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे 6 आई कैप। अब इसमें ऐड करना है 3 जे कैप को। तो अब लॉ ऑफ पॉलीगन याद करो कि अगर कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ करना हो, सॉरी ऐड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं। यानी ये जो वेक्टर होगा 3 जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट होगा और डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ होगा। और दोस्तों वाई कहाँ है, तो वाई ऐसा ऊपर है, यानी वो वेक्टर सर्कल से ऐसा दिखेगा और उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट होगा। और उसको रखेंगे कहाँ, तो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा जाए, यानी कि हम यहां ला के रखेंगे, यहां, है ना। यानी ये वाला जो वेक्टर होगा वो 3 जे कैप होगा। क्यों, क्योंकि हाइट हमने 3 यूनिट ही तो लिया था और डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है, तो वो 3 जे कैप हो गया। क्लियर। अब हम अगला वेक्टर जो है 2 के कैप, इसको समझते हैं कि वो कैसा होगा। तो 2 के कैप किधर होगा, तो एक्चुअल में तो वो तो बाहर होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 2 यूनिट और डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ यानी बाहर। लेकिन हम बाहर को ऐसे दिखा रहे हैं ना, अरे ऐसे तिरछा दिखा रहे हैं, तो उसको हम कहाँ ले जाकर रखेंगे। तो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि अगर आपको 3 वेक्टर्स को जोड़ने हैं, तो पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल, जो कि हमने रख दिया। अब दूसरे वाले के हेड पे तीसरे वाले का टेल, यानी 2 के कैप को हम यहां ला के रखेंगे, है ना दोस्तों। खट खट खट। अब इन तीनों को ऐड करके हमको ए मिल रहा है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि अगर आपको कुछ वेक्टर्स को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट के लिए पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देना, तो वही रिजल्टेंट होगा। और इन तीनों का रिजल्टेंट यही तो है। अब हमको पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये पता करना है। तो भाई मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ पता करना है, क्योंकि वेक्टर का लेंथ ही उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या डायग्राम्स में हम मैग्नीट्यूड को लेंथ से ही दिखाते हैं। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये तो एक बॉक्स है, ये पूरा तो एक बॉक्स है, तो ये क्या है, ये क्या है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये डायगोनल है, ये जो वेक्टर ए है वो डायगोनल है, सबसे लंबा वाला डायगोनल। और ये चीज आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्यूब में, सॉरी क्यूबोइड में, किसी भी क्यूबोइड में दोस्तों, जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है, जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है, ये जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है, एकदम आमने सामने वाले कॉर्नर्स को मिलाने वाला जो डायगोनल होता है, वो होता है, उसका जो लेंथ होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट एल बी एच है, तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ा है 10 से पहले, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो बताओ, इसका लेंथ है 6, इस बॉक्स का लेंथ 6 है। अरे मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, मतलब लेंथ 6 यूनिट है। हाइट 3 है और ये 2 है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 6, 3 और 2 है। तो इसके डायगोनल का लेंथ कितना होगा, तो दोस्तों डायगोनल का लेंथ होगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। समझ गए आप, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो
ये अंडर रूट शायद 49 आता है, अंडर रूट 49 7 यूनिट हो जाएगा। तो मैं देखो, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि कभी भी अगर कोई वेक्टर ऐसे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहे और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे, तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेना, आ जाएगा। और ये कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद कर लेना। क्या याद करना है दोस्तों, फिर से बताओ। तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो एक्स आई कैप ये रहा, वाई जे कैप ये रहा और जेड के कैप ये रहा, और इन्हीं तीनों को ऐड करने पे आपको रिजल्टेंट वेक्टर ए मिलेगा। तो भाई इसका लेंथ कितना होगा, यानी इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा? तो लेंथ होता है अंडर रूट, मतलब डायगोनल का लेंथ होता है अंडर रूट इस मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एक्स वाई जेड क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, बोलो जल्दी। मतलब अगर मान लो कोई वेक्टर ए है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप, और हमको चाहिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, तुम 7 स्क्वायर लिखो या माइनस 7 स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो हमसे बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है वो इतना है, आपको यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बताना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, करें, देखते हैं। तो दोस्तों वेक्टर ए दिया हुआ है -3 आई कैप प्लस 4 के कैप, हमसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो आपको याद होगा यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, याद है? तो वेक्टर तो हमको पता ही है, बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है भैया? तो मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे कैप तो है ही नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मिला जुला के ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 विच विल बी अंडर रूट 25, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब बताइए कि यूनिट वेक्टर कितना होगा? तो ये हो जाएगा, वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, -3 आई कैप प्लस 4 के कैप और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड की जगह कितना लिखेंगे, 5। ऐसे में थोड़ा ठीक नहीं दिखता है, तो हम एक काम करते हैं, 5 का हम बंटवारा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3/5 आई कैप प्लस 4/5 के कैप। क्लियर है? यकीन मानो दोस्तों, ये एक यूनिट वेक्टर है, और आपको पता है ना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तुम यकीन मानो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यकीन ना हो तो करके देख लो। ये देखो, ये देखो दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करें, मतलब हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करें, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 3/5 का माइनस लिखो चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है, और प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/25 प्लस 16/25। ठीक है, और ये नीचे में तो खैर 25 ही रहेगा, 9 प्लस 16 20, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है। तो दिखने में भले ही ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, इसीलिए तो ये एक यूनिट वेक्टर है। इज इट क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है, इसको ट्राई करो, हो गया, देखते हैं। कहता है इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, अच्छा ये एक यूनिट वेक्टर है, द वैल्यू ऑफ सी इज कितना? अच्छा, तो भैया अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, तो अंडर रूट 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, यही ऐसे ही तो मैग्नीट्यूड निकलता है, और ये कितना होगा, 1 होगा। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें तो रूट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस कितना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.89
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा, तो 0.11 है ना, और c इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0.11। लेकिन कभी भी आप स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट बनाएंगे तो सामने में प्लस माइनस रखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे प्लस में अंडर रूट 0.11 रखो या फिर माइनस में 0.11 रखो, यकीन मानो जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आ ही जाएगा। तो दोनों आंसर सही है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलो दोस्तों, तो इसको करो, हो गया। बोल रहा है कि वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए माइनस बी चाहिए। तो पहले ए माइनस बी कर लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर लो। तो उसके लिए क्या करोगे, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4i कैप में से i कैप माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा प्लस 3j कैप, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4j कैप, और फिर ये माइनस 2k कैप माइनस k कैप माइनस 3k कैप। आई थिंक कि सही है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका a माइनस बी, है ना। अब हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस बी चाहिए। ठीक है, तो हमको अगर यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर तो यही है, बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 कितना 18, और प्लस 16, तो 18 प्लस 16 हो जाएगा 34। सही हूं मैं, 18 प्लस 16 जो होगा वो 34 ही तो होगा, सही है। तो ये हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए माइनस बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग वेक्टर लिख लेंगे और नीचे में हम उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। ठीक है, वेक्टर कितना है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है, तो अंडर रूट 34 है। ठीक, अब तुम चाहो तो अंडर रूट 34 को सबके साथ अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, तो 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 34i कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 34 j कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 34 k कैप। क्लियर, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, किसी भी चीज के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो उस चीज को ऊपर रखना और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये भी एक क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज, अच्छा एक वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और वो इसके पैरेलल है, मतलब इसके डायरेक्शन में है। तो यहां से हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा और यहां से हमको डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, द एक्स वाई component of this vector in first quadrant are x and 3 the respectively। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो मान लो दोस्तों वो वेक्टर c है, तो पता है वो c हम कैसे लिखेंगे, यहां से हम मैग्नीट्यूड उठाएंगे, यानी हम a का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और यहां से हम डायरेक्शन उठाएंगे। और अब याद करना दोस्तों, डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी b कैप लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बताओ a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये 5 आता है। ठीक है, और b कैप कैसे निकलेगा, तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है, तो एक काम करो, तो पहले तो b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो,
तो बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे दोस्तों, तो वो भी आ जाएगा अंडर रूट 4a² + 3a², यानी वो भी 5 ही आ जाएगा। अब बी कैप लिखो, तो बी कैप कैसा होगा, तो बी कैप हो जाएगा और वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आपको मिलेगा। तो जो वेक्टर है वो 4i कैप + 3j कैप है और डिवाइडेड बाई 5 कर लो, ठीक है। अब ना हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो आप बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, और बी कैप कितना है, तो वो है 4i कैप + 3j कैप और डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो सी आ गया आपका 4i कैप + 3j कैप। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि x एंड y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसीलिए बोल रहा है ना क्योंकि x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है ना दोस्तों। मतलब अच्छा, कंपोनेंट वर्ड पता नहीं तुमको पता हो कि नहीं, लेकिन देखो ना ये x में भी प्लस ही में आई कैप x को ही रिप्रेजेंट करता है ना, तो x में भी ये प्लस में है, y में भी ये प्लस में है, और x y दोनों प्लस में कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो भी वेक्टर है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। लेकिन मेन बात ये समझो कि उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो x और 3 हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो दो कंपोनेंट्स हैं वो 4 और 3 हैं, यानी x की जगह पे 4 आ गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। मैग्नीट्यूड हमको यहाँ से लेना था और डायरेक्शन वहाँ से लेना था, और याद रखना डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने बी कैप निकाला यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी है कर लेना। और दोस्तों आपको अगर इसका नोट्स चाहिए और होमवर्क चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं 30 क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, जिसमें उसका सोल्यूशन वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके नोट्स चाहे जो डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह है आप वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।